यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपके पूछे गए। इससे पहले एक सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है जिसमें हम लोगों ने साइंस की थ्योरी को कंप्लीट किया था। यदि वो सेशन आपका मिस हो गया जिसमें लिविंग नॉन लिविंग थिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो सेशन आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमसे मैसेज कर सकते हैं 8770803840। CDP EVS मैथ्स के कोर्स अवेलेबल हैं, आप ये कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वेबसाइट से जाकर ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए सेम व्हाट्सएप नंबर 8770803840 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कागज के निर्माण के लिए निम्नलिखित कच्चे माल में से सबसे बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन है? सलई लकड़ी है, सलई घास है, कपास लट्ठा है या फिर बांस का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। कागज का हमें निर्माण करना है, चाहे वो अखबार हो, किसी भी प्रकार के कागज के निर्माण के लिए आप सबसे बड़ी मात्रा में किसका प्रयोग करते हैं? क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है बंबू का, कपास लत्ते का, सबई घास का या फिर सबई लकड़ी का आप लोग प्रयोग करेंगे? आंसर आपका क्या होगा? हम लोग यहाँ पर बंबू का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान होगा कुछ 1 से 2 साल पहले एक न्यूज भी आई थी कि बंबू को भी एक वृक्ष का दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक है, उसको भी प्रोटेक्शन वृक्षों की तरह ही मिलना चाहिए। आंसर आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, फिर ये ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? सलाई वुड, सलाई लकड़ी क्या होती है? तो इससे हमें होती है गोंद की प्राप्ति, ठीक है। मार्केट में गीला और सूखा गोंद मिलता है, वो सलई लकड़ी का भी होता है, सलई पेड़ जो होता है उससे मिलता है। सबई घास से कुछ लकड़ी की टोकरियां वगैरह बनाई जाती है। कपास लत्थे को हम लोग जानते ही हैं, इससे कपड़ों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर आंसर कागज के लिए पूछा गया था और सबसे बड़ी मात्रा में हम लोग प्रयोग करते हैं बांस का। चलिए, अगला प्रश्न है सुपोषण किसका परिणाम है? यूट्रोफिकेशन की बात यहाँ पर हो रही है, ये किसका परिणाम होता है? वायु प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, जल प्रदूषण का या फिर मृदा प्रदूषण का? तो देखो, सुपोषण होता क्या है। अब देखो, इसमें क्या होगा, किसी भी जलाशय में पोषक तत्वों को समृद्ध करने की प्रक्रिया। सबसे पहले यदि हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें, परिभाषा के टर्म्स में बात करें, तो जलाशय के अंदर, हमारे किसी भी जलाशय के अंदर जब पोषक तत्व उच्च मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सुपोषण की प्रक्रिया। अब ये कैसे होती होगी? तो अच्छा, किससे संबंधित है? आंसर क्या होना चाहिए था? आंसर हमारा होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम लोग जल की बात यहाँ पर करें, ना हमने वायु की बात करी, ना ध्वनि की बात करी और न मृदा की बात करी। अब इस प्रक्रिया में होगा क्या, जलाशय में क्या होता है, यानी कि जो हमारा पॉन्ड हो गया, तालाब हो गया, उसके अंदर बहुत सारी मात्रा में पौधे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी मात्रा में पौधे होते हैं और शैवाल की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है। शैवाल यानी कि एल्गी बहुत ज्यादा अधिकता में हो जाती है। हम लोग किसी भी जलाशय, तालाब वगैरह को देखते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा हरा हरा पानी है, इस तरीके से शैवाल दिखने लग जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, ये हम लोग इसको बोलते हैं, एल्गी का क्या हो चुका है, शैवाल का ब्लूम हो चुका है, शैवाल ब्लूम हो चुका है, एल्गी ब्लूम हो चुका है। अब ये बहुत सारे कारण इसके पीछे हो सकते हैं। एक तो ये कि बहुत सारा गंदा जल जो है या फिर इंडस्ट्री से निकला हुआ पानी जो है हमने जलाशय के अंदर प्रवाहित कर दिया है, मलमूत्र वाला पानी जो है वहां पर हमने प्रवाहित कर दिया है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो बायोम है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये सारे तत्व यदि इसके अंदर प्रेजेंट है तो डेफिनेट सी बात है कि वहां पर O2 कम पड़ने लगेगी। तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है सुपोषण की प्रक्रिया, जो किसके कारण होती है? पानी के अंदर जल प्रदूषण को दर्शाती है, जल प्रदूषण दिखाती है, राइट। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे इसकी परिभाषा भी पूछ ली जाए कि किसी जलाशय में पोषक तत्वों से समृद्ध होना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, तो सुपोषण की प्रक्रिया कहलाती है। दोनों ही तरीके से आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि ग्रीन मफलर की प्रक्रिया जो है किसका परिणाम है या किसको दर्शाती है? तो ग्रीन मफलर हम लोग बोलते हैं वायु प्रदूषण को दर्शाता है। तो इसे बहुत सारे नेम से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। हाल ही में हमारे देश के कुछ भागों में बहुत से भूस्खलन की सूचना दी गई है, इसके पीछे का कारण क्या है? भूस्खलन क्यों हो रहे हैं? लैंडस्लाइड्स क्यों हो रहे हैं हर जगह? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग इसके पीछे का एक रीजन है? वनोन्मूलन इसके पीछे का एक रीजन है? अनावृष्टि, ड्रॉट्स हो सकते हैं या फिर फॉरेस्ट फायर, वन अग्नि, जंगलों में लगने वाली आग इसका एक परिणाम यहाँ पर हो सकता है। तो भूस्खलन, लैंडस्लाइड क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग वनों की कटाई कर रहे हैं। वनों की जड़ें जो है भूमि को अपने में जकड़े हुए रखती है, मिट्टी को। अगर ये नहीं हो पाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, भूस्खलन होना स्टार्ट हो जाते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वनोन्मूलन इसका एक सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर हो सकता है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है, हर घर में लगा हुआ रहता है, जो एक तार से बना होता है, पतले से तार का बना होता है। इसकी
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? क्या ये उच्च प्रतिरोधक पदार्थ का बना होता है ये तार, ये एक सुचालक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एक निम्न गलन धातु और अलॉय हो सकता है, या एक विद्युत रोधी पदार्थ है जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। इंसुलेटर की बात यहाँ पर की जा रही है, या फिर इसमें धारा बहुत अच्छे से प्रवाहित होगी, या फिर एक हाई रेजिस्टेंस मटेरियल जो कि धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा, वो बता रहा है। तो ये एक फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो एक निम्न गलन धातु या मिश्र धातु का यहाँ पर बना हुआ रहता है। अब इसका मतलब क्या है? जब भी बहुत ही मात्रा में हाई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रवाहित होगी तो ये निम्न गलन पदार्थ है, ये जल्दी से वहां पर इसको धारा प्रवाहित जो हो रही है उसको क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा, ताकि जो उच्च धारा हमारे घर में एक लिमिट होती है उससे ज्यादा प्रवाहित न हो पाए। तो एक निम्न गलन धातु या मिश्र धातु से ये बना होता है। राइट, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की यदि हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अचार में तेल और सिरके का प्रयोग यानी कि ऑयल एंड विनेगर का प्रयोग आप पिकल अचार के अंदर क्यों करते हो? स्वाद बढ़ाने के लिए, ताकि वो अच्छा टेस्टी लगे, हम लोग अच्छे से खाना खा पाए। दूसरा है उसे सूखने से बचाने के लिए, दोनों सामग्रियों के रोगाणु में से एक के लिए प्रतिकूल माहौल पैदा करेगा और तेल नमी को यहाँ पर कम कर देगा, इसलिए हम लोग अचार में तेल और सिरके का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। क्या स्पेसिफिक रीजन यहाँ पर हो सकता है? स्वाद बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं, सूखने से बचाने के लिए बिल्कुल नहीं, और दोनों सामग्री रोगाणुओं के लिए एक प्रतिकूल माहौल यहाँ पर बन पाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतिकूल माहौल एक हम लोग बोल सकते हैं अनफेवरेबल इन्वायरमेंट रोगाणुओं के लिए पैदा होगा। रोगाणु के जनन के लिए, उनके उत्पादन के लिए यहाँ पर ज्यादा मात्रा में उन्हें जो एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, एक वातावरण चाहिए होता है, वो पैदा यहाँ पर नहीं हो पाएगा। राइट, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। एक पॉलिश किया हुआ सतह यहाँ पर क्या होता है? ऊष्मा का एक अच्छा अवशोषक होता है। ऊष्मा का अच्छा विकिरण का बुरा अवशोषक होता है। ऊष्मा का बुरा अवशोषक होता है बैड ऑब्जर्वर एंड बैड रेडिएटर ऑफ हीट होता है। अगला ऑप्शन है आपके पास ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक होता है। यदि हमने किसी भी सरफेस को पॉलिश कर दिया है तो क्या वो ऊष्मा को अवशोषित करेगा, या ऊष्मा को मतलब बुरा अवशोषक होगा उसको अवशोषित नहीं करेगा? हम लोग क्या चाहते हैं, जब भी हम लोग पॉलिश करते हैं तो कोई भी ऊष्मा को वो एब्जॉर्व ना करे और यहाँ पर क्या करे, अवशोषित करने की बजाय उसको हटाए अपने पास से। तो बैड ऑब्जर्वर होता है और बैड रेडिएटर होता है किसका? हीट का। मतलब ना तो वो ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है और ना अपने में से हीट को रेडिएट कर रहा है, बाहर की तरफ फेंक रहा है, ताकि उसके आसपास की चीजें भी गर्म ना हो जाए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो ऊष्मा को अवशोषित भी नहीं करेगा और ना ही अपने विकिरणों का वो क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। राइट, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो, ऊष्मा को अवशोषित करने से हम लोग जो भी डिवाइस वगैरह है उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और हम लोग नहीं चाहते कि हमारा जो डिवाइस है वो गर्म हो। हम लोग इवन कूलर का, फैन का प्रयोग करते हैं, फैन जो हमारे सीपीयू वगैरह में लगे रहते हैं, ताकि वो क्या कर पाए, उसको कूल रख पाए। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा था कि ऊष्मा का अच्छा विकिरक, मतलब हम क्या चाहते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा रेडिएट करें उस चीज को, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट, तो आंसर आपका यहाँ पर बचता है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्पोर उत्पादित करने वाला पौधा कौन सा है? स्पाइरोगाइरा हो सकता है, शैवाल हो सकता है, फर्न हो सकता है, या फिर अदरक है। तो देखो, ये स्पोर उत्पादित करने वाले पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो बीजाणु को जन्म देते हैं बिना किसी बोल सकते हैं कि फूल के थ्रू, है ना। इनके अंदर क्या होता है, ये पत्तियों के माध्यम से ही बीजाणुओं का इनका जन्म हो जाता है। ठीक है, अपुष्पक पौधे जिन्हें हम लोग बोलते हैं। तो इसमें से अपुष्पक कौन होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, फर्न एक प्रकार का स्पोर उत्पादित करने वाला पौधा है। राइट, अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। मतलब स्पोर का मतलब क्या होता है? स्पोर का मतलब होता है कि पत्तियों में ही बीज इनके उत्पन्न हो जाते हैं, इनको अलग से कोई पुष्प वगैरह की किसी की नीड नहीं होती है। अगला है ऊर्जा का अप्रदूषित और पारिमित्रिक संसाधन कौन हो सकता है? नॉन पॉल्यूटिंग एंड इको फ्रेंडली नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या वो धूप है? पेट्रोलियम हो सकता है, कोयला हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता है। धूप बिल्कुल नॉन पॉल्यूटिंग है, आप सोलर एनर्जी वगैरह का प्रयोग करते हैं और इको फ्रेंडली भी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सेल शब्द निर्मित किया गया था, किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, एडवर्ड जेनर ने, या फिर लुई पास्चर ने किया था। तो देखो, रॉबर्ट ब्राउन जो है
वो तो वनस्पति शास्त्री है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था हमारे यहाँ पर सेल शब्द। ठीक है, सेल शब्द का निर्माण, सेल शब्द की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? और एडवर्ड जेनर जो है हमारे चेचक के टीके के लिए प्रसिद्ध है, और लुई पास्चर जो है रेबीज के टीके के लिए, और साथ ही दूध की जो पास्चराइजेशन की प्रोसेस होती है वो लुई पास्चर के द्वारा की गई है। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल शब्द निर्मित किया गया था। अगले प्रश्न की यदि हम लोग बात करें, अप्रिय ध्वनि यहाँ पर क्या कहलाती है? जो हमारे कानों को सुनने में अप्रिय लगती है, तारत्व कहलाती है, पिच बोलते हैं, नॉइज शोर बोलते हैं, एम्पलीट्यूड आयाम बोला जाता है, या फिर आवृत्ति उसे बोला जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है, जो कानों को सुनने में अप्रिय लगती है, शोर यहाँ पर कहलाएगी। राइट। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय उष्मीकरण ग्रीन हाउस गैसेस का कारण होती है। मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पर क्या हो सकती है? मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आती है। सल्फर डाइऑक्साइड मेथेन हो सकती है, नाइट्रस ऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है। तो देखो, ग्रीन हाउस गैसेस मुख्यतः कौन सी होती है? CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो 81% के लगभग पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है मैथेन जो कि 10% के लगभग अपना वेटेज रखती है। फिर हम लोग बोल सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और ये गैसेज आ जाती है जो लगभग 7% के लगभग होती है। और फिर हम लोग बोलते हैं ना फ्लोरस गैसेज होती है जो लगभग 3% के लगभग होती है। सारी गैसेज इसमें आ जाती है, CFC वगैरह ये सारी गैसेस हो जाती है। तो मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसेस सबसे ज़्यादा CO2 है, उसके बाद है मैथेन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ये मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वायुमंडल को गर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस है। उर्वरक क्या होते हैं? फर्टिलाइजर क्या होते हैं? उर्वरक रासायनिक तत्व है जिसमें विशेष पोषक तत्व जो होते हैं अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। उर्वरक मृदा को ह्यूमस प्राप्ति देते हैं, उर्वरक मृदा की सहायता नहीं करते, और उर्वरक का अत्यधिक उपयोग मृदा को उपजाऊ बना देता है। तो ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है। हम लोग यदि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं तो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, गलत है। उर्वरक मृदा की सहायता नहीं करते हैं और उर्वरक मृदा को ह्यूमस प्रदान करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? उर्वरक रासायनिक तत्व है जिसमें विशेष पोषक तत्व जो होते हैं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी अधिकता हो जाती है, तो इनका यदि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो मिट्टी को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, पौधे अपने पत्तों से जल को खो देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लांट्स जो है वाटर को अपने से खोते हैं, ये प्रक्रिया श्वसन रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहलाएगी, वर्षण की प्रक्रिया कहलाएगी, प्रस्वेदन की प्रक्रिया, या फिर वाष्पन की प्रक्रिया। देखो, पानी में 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है, पौधों के साथ, प्लांट्स के साथ 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है। पानी, यहाँ पर पौधे क्या करेंगे? पानी को जड़ों के माध्यम से लेते हैं। ठीक है, ये मान लो एक पौधा है, जड़ों के माध्यम से ये पानी को लेंगे, मिट्टी से पानी को लेंगे। तो अब ये जब पानी को ले रहे हैं तो कुछ मात्रा में ही वो उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, बाकी सारा किसके थ्रू? वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि प्रस्वेदन की जो प्रक्रिया होती है, इसके माध्यम से वापस वातावरण में रिलीज उसको कर देंगे। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, वाष्प का उत्सर्जन यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? प्रसंवेदन की प्रक्रिया बोला जाता है। पौधों के माध्यम से जब जल को खोया जाता है तो वाष्पोत्सर्जन या फिर प्रसंवेदन की प्रक्रिया इसको बोला जाता है। बारिश होने की जो प्रक्रिया होती है उसको वर्षण की प्रक्रिया बोला जाता है। और नॉर्मल जो समुद्र का जल है या नॉर्मल जो पानी है वो इवोपरेट हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं वाष्पन की प्रक्रिया। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर C। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करें, प्राचीन काल के समय मापन उपकरणों में से कुछ है। प्राचीन काल में समय मापन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते थे? धूप घड़ी का, रेत घड़ी का, जल घड़ी का, या फिर उपरोक्त सभी का। तो प्राचीन काल में जब नॉर्मल घड़ियां नहीं होती थी जो अभी हमारे पास है, तो उसके लिए हम लोग धूप घड़ी का भी प्रयोग कर सकते थे, धूप के माध्यम से भी। रेत घड़ी, सैंड क्लॉक का भी हम लोग प्रयोग करते और जल घड़ी का भी प्रयोग करते थे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। इन सभी का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात यदि हम लोग करें, एक पिन होल कैमरा द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार एवं प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित बनता है। पिन होल कैमरे के द्वारा, मान लो कैमरा वही है लेकिन हमने लेंस की बजाय वहां पर एक पिन होल डिवाइस का प्रयोग किया है। कैमरा जो नॉर्मल हम लोग प्रयोग करते हैं वही कैमरा ले लो, लेकिन हम लोग वहां पर लेंस का प्रयोग न करते हुए एक पिन होल डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रतिबिंब उसका कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आवर्धित बनेगा। आभासी, सीधा और आवर्धित बनता है, वास्तविक, उल्टा और हासित बनता है, या फिर आभासी, सीधा और हासित यहाँ पर बनेगा। तो पिक्चर बिल्कुल वैसा ही बनेगा, रियल ही बनेगा, वास्तविक ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनता है और हासित थोड़ा यहाँ पर हो सकता है। हम लोग बोल सकते हैं, आप इसको इमेज के थ्रू समझ पाओगे। इमेज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मान लो कोई भी एक ट्री है, उसका इमेज यहाँ पर वास्तविक बिल्कुल जैसा है वैसा ही बना है, लेकिन वो उल्टा हो चुका है, थोड़ा सा हासित यहाँ पर हो चुका है। तो आंसर आपका यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। वास्तविक तो बनता है, इन्वर्टेड उल्टा हो जाता है और थोड़ा सा यहाँ पर हासित हो जाता है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न की बात हम करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जब हम एक बाल्टी से भरी मतलब जब हम एक पानी से भरी बाल्टी को उठाते हैं, बाल्टी को उठाए जिसमें पानी भरा हुआ मतलब हैवी है, तो हम लोग किस फोर्स का प्रयोग कर रहे हैं, किस बल का प्रयोग कर रहे हैं? क्या घर्षण बल यहाँ पर कार्य कर रहा है, मस्कुलर फोर्स पेशी बल कार्य कर रहा है, स्थिर वैद्युत बल कार्य कर रहा है, या फिर यहाँ पर एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य कर रहा है? देखो, घर्षण फ्रिक्शन, दो चीजों के बीच में जब घर्षण होता है तो वो एक घर्षण बल यहाँ पर फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाली कोई भी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। चुंबकीय बल एक आकर्षण वाली नॉन टच फोर्स की भी बात हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बाल्टी को उठाने से हम लोग अपने पेशियों का प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग अपने मसल्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार का फोर्स कहलाएगा? ये एक प्रकार का पेशीय बल यहाँ पर कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की यदि हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग हो सकती है? वेक्टर बोर्न डिसीज हो सकती है। अभी वेक्टर बोर्न डिसीज क्या होता है? वेक्टर बोर्न डिसीज वो होती है जो किसी भी बोल सकते हैं विषाणु जीवाणु के माध्यम से फैलती है। एक बीमार व्यक्ति से दूसरे किसी स्वस्थ व्यक्ति में, या फिर एक बीमार एनिमल से किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे जानवर में फैल सकती है। क्या वो हैजा है, एड्स है, मलेरिया है, तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस वो हो सकता है। तो मलेरिया हम लोग बोल सकते हैं कि एक वेक्टर बोर्न डिसीज हो सकती है। जीका वायरस हो गया, जापानीज फीवर हो गया, डेंगू हो गया, ये सारे कौन सी बीमारी के अंदर आते हैं? वेक्टर बोर्न डिसीज के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। निम्नलिखित में से किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारी होती है? मतलब नेक्स्ट जनरेशन की इन्फॉर्मेशन आपको किसके थ्रू मिल सकती है? डीएनए के थ्रू, आरएनए के थ्रू, प्रोटीन के थ्रू, या फिर न्यूक्लियर नाभिक के थ्रू यहाँ पर जानकारी मिल सकती है। तो अगली पीढ़ी के लिए जानकारी आपको किसके थ्रू मिलती है? डीएनए के थ्रू मिलती है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियर एसिड जिसे हम लोग बोलते हैं। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इसका स्ट्रक्चर कुछ हेलिक्स शेप का होता है, राइट। चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे। मजबूत और गैर लचीला संयोजी उत्तक एक स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू कौन है? यहाँ पर कंडरा टेंडन है, उपास्थि कार्टिलेज है, हड्डी हमारा बोन हो सकता है, या फिर स्नायु लिगमेंट हो सकता है। तो नॉन फ्लेक्सिबल कौन होता है? हड्डियां होती है, काफी ज्यादा मजबूत होती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नॉन फ्लेक्सिबल होगी, अगर फ्लेक्सिबल होती तो आसानी से मोड़ पाती, लेकिन जब भी ऐसी कोई चीज होती है तो डायरेक्टली ये ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। फ्लेक्सिबल ये बिल्कुल नहीं होती है। सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछनीय पौधा यह पोषक तत्व, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, कौन हो सकता है? ये कॉम्पिटिटिव कौन हो सकता है यहाँ पर? मतलब कि पौधों के लिए अवांछित तत्व, अवांछनीय पौधा, यहाँ पर अनवांटेड प्लांट, यहाँ पर कौन हो सकता है? वीड्स, खरपतवार हो सकते हैं, मैदानी कीट हो सकता है, भंडारण कीट हो सकता है, या फिर क्रॉप हो सकता है, वो नॉर्मल फसल ही हो सकती है। आंसर हमारा क्या होगा? वो एक प्रकार से खरपतवार होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? पौधे के लिए मतलब जो दूसरी फसल है उनके लिए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर नॉर्मली घास उग रही है तो उसके साथ यदि छोटे छोटे पौधे खरपतवार भी उग चुके हैं, इनको भी पानी चाहिए, इनको भी सूरज की रोशनी चाहिए, इनको भी पोषण चाहिए, इनको भी स्थान चाहिए। तो ये इस फसल से मिलने वाले जितने भी, इस फसल को मिलने वाले जितने भी पोषक तत्व थे वो कुछ मात्रा में इसको मिल जाएंगे, जो क्या करेंगे? यहाँ पर इसको फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, फसल की पोषक मात्रा को कम कर देंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वीड हो जाएगा। कंट्रोलर जो खरपतवार है ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो आज के सेशन में 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए। स्कोर आपका क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमसे मैसेज कर सकते हैं 7770803840। जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे आप MP टेट की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, CTET की कर रहे हैं और MP पुलिस की कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं वो साथ में आप मैसेज करें ताकि उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाए। ओके, सो सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।